स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और मैं अजीत कुमार आज आप सबों के लिए एक नई वीडियो के साथ मौजूद हूँ। आज की वीडियो में हम फिर से समझेंगे मॉडल सेट के क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन को। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जितने भी मॉडल सेट आने वाले हैं उन सभी पे मैंने अपने हाथों से क्वेश्चंस का आंसर लिखा है। तो इससे दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो ये कि आपको क्वेश्चन का एक सही आंसर मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको यह भी पता चल जाएगा कि परीक्षाओं में सवालों का जवाब किस प्रकार से लिखा जाता है। और आप एक शॉर्ट आंसर भी पा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी किताबों में छोटे सवालों के जवाब, जैसे कि अभी 2 नंबर के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इन सवालों के जवाब भी 100 शब्दों में, 50 शब्दों में लिखा गया है, जो बिल्कुल ही गलत है। सही तरीका हमारे जो मॉडल सेट है उसमें लिखा गया है कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक वाक्य में लिखना है या तो एक शब्द में आपको जवाब देना है। तो इस तरह के वीडियो मैं तैयार कर लाया हूँ। इससे पहले मैंने सेट 1 और सेट 2 पहले से ही अपलोड कर दिया था। तो अगर आप उन 2 वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक से आप उस दोनों ही वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। और ये मेरा तीसरा सेट है। 2 सेट अगर आप देखते हैं तो आपको और भी ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा कि मैंने ये मॉडल सेट किस प्रकार से बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल पढ़ते हैं और सवाल का जवाब हम क्या करते हैं यहाँ पर पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान का तीसरा सेट है क्लास 10th के लिए, और ये मुख्य रूप से किस बोर्ड के लिए बनाया गया? ये मॉडल सेट जैक बोर्ड का है। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके बोर्ड के लिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, उनका मॉडल सेट तैयार करूं, तो अगर आपका क्वेश्चन हिंदी में आता है और आपकी बोर्ड में NCERT किताब चलती है, तो आप क्या कीजिए, आप मुझे टेलीग्राम में क्या कर सकते हैं, अपने मॉडल सेट को सेंड कर सकते हैं और वहाँ से मैं आपके लिए सॉल्यूशन अवेलेबल करा सकता हूँ। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और पहला सवाल पढ़ते हैं। यहाँ से मैं सवाल ले रहा हूँ। ये मॉडल सेट का हूबहू सवाल है जो जैक बोर्ड ने जारी किया था, और यहाँ से सवाल लेंगे और जवाब मैं अपने हाथों से लिख रहा हूँ। पहला सवाल हमारे सामने है कि हेनरी फोर्ड, 1 मिनट में कलर ले लेता हूँ। हेनरी फोर्ड जो है वो कौन था? तो इसका जवाब आइए लिखते हैं। तो जवाब लिखेंगे कि हेनरी फोर्ड कार निर्माता था। तो लिखेंगे कार निर्माता हेनरी फोर्ड वृहद उत्पादन के प्रणेता थे, यानी इन्होंने वृहद उत्पादन को क्या किया था? प्रोत्साहित किया था। और साथ ही साथ फैक्ट्रियों में असेंबली लाइन व्यवस्था जो होता है उसकी शुरुआत इन्होंने ही की थी। अगला सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर ये गलत हो गया था, इसे हम काट दिए हैं। ओके, आपका भी सवाल अगर गलत होता है तो ऐसे आपको पूरा ऐसे करके चीसना नहीं है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करके पूरा चीस करके ऐसे मिटाने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा ही कट कीजिएगा। अगर आपका भी परीक्षा में क्या होता है, गलती होता है, इससे क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर शीट है वो बिल्कुल ही साफ साफ अच्छा नजर आता है। दूसरा सवाल है कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो 1760 से लेकर के 1870 तक का जो समय है, जब उत्पादन पहली बार उद्योगों में वृहद स्तर पर होने लगा था, यानी बहुत ही बड़े स्तर पर उत्पादन होने लगा था, और वह भी कहाँ पर? उद्योगों में, यानी कि फैक्ट्री में। तो ये जो पूरा समय है इसे हम औद्योगिक युग या तो हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। तो इससे पहले किससे बन रहा था? इससे पहले यानी कि औद्योगिक क्रांति से पहले वस्तुएं तो बन रही थी, लेकिन वृहद स्तर पर नहीं बन रहा था, यानी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं बन रहा था, और ना ही इसे किसी फैक्ट्री में मशीन के द्वारा बनाया जा रहा था, बल्कि इसे हाथों से तैयार किया जा रहा था। अगला सवाल है कि क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? 2 तरह के दल होते हैं, एक को कहते हैं राष्ट्रीय दल और दूसरे को क्षेत्रीय दल कहते हैं। क्षेत्रीय दल या तो राज्य दल कहते हैं। तो यहाँ पर जवाब लिखेंगे कि जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटें जो है वह जीत दर्ज करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय दल कहते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? राज्य विधानसभा में 2 सीटों की बात की जा रही है। ओके, तो ये कौन सा है? क्षेत्रीय दल की परिभाषा है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है खरीफ फसल किसे कहते हैं? 3 तरह की फसलें होती है, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। यह ज्योग्राफी के कृषि वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़े थे। आइए हम लोग खरीफ फसल का जो है वह आंसर लिखते हैं। लिखेंगे वह फसल जो कब बोया जाता है? जून और जुलाई के महीने में बोई जाती है, और साथ ही साथ इसे अक्टूबर या नवंबर के महीनों में क्या कर ली जाती है? काट ली जाती है। जैसे कि धान की खेती कब होती है? जून से जुलाई के आसपास होती है। उसी तरह से मक्का एवं बाजरा इसी समय बोया जाता है। इन सभी फसलों को हम क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। जब भी कोई एक ऐसा सवाल पूछा जाए जिसमें आपके पास उदाहरण मौजूद हो, तो आप उस सवाल में उदाहरण जरूर लिखिएगा। जैसे कि खरीफ फसल यहाँ पूछा गया था, तो खरीफ फसल का यहाँ पर उदाहरण हमें लिखना जरूरी है, इसलिए हमने क्या किया? यहाँ पर उदाहरण लिख दिया।
नेक्स्ट सवाल है कि नेपाल में किस तरह का शासन व्यवस्था है। तो नेपाल, हम लोग सभी जानते हैं कि नेपाल में पहले राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी, फिर वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आया, फिर राजा ने क्या कर दिया, हटा दिया। वहाँ पर राजा वीरेंद्र थे और इस प्रकार से वहाँ पर जो है हत्या वगैरह भी हुआ, राजा का कत्लेआम हत्या कर दिया गया। और उसके बाद वर्तमान में अगर वहाँ पर बात करें तो वर्तमान में वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू है। कब से है? 2008 से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू है। अगला सवाल पढ़ते हैं। 6 नंबर का सवाल है कि विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं। निवेश को इंग्लिश में तो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, और विदेश का मतलब होता है फॉरेन। तो आप लोग देख सकते हैं, तो इसे हम लिखेंगे विदेशी कंपनियों द्वारा। ज़्यादातर विदेशी कंपनियां होता है या तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, तो हम लोग जवाब लिखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों या विदेशी कंपनियों द्वारा किया गया निवेश क्या कहलाता है? विदेशी निवेश कहलाता है। अगला सवाल पढ़ते हैं। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। उदारीकरण को इंग्लिश में लिबरलाइजेशन कहते हैं। उदार बनना, उदारीकरण को कहते हैं उदार बनना, मतलब कि जो अभी जरूरत है उसके हिसाब से अपने आप को क्या कर लेना, ढाल लेना ना, इसे हम उदारीकरण कहते हैं। देखिए, अगर हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय क्या हुआ था कि हमने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। प्रतिबंध का अर्थ ये था कि हम जो थे यह चाहते थे कि दूसरी कोई भी कंपनी हमारे देश में नहीं आए, कोई भी देश हमारे देश में आकर के सामान को नहीं बेचे, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो सामान बेचने के लिए ही आए थे और हमें गुलाम बना लिए थे। इसलिए हमने उस पर क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। जब भी कोई देश प्रतिबंध लगाता है तो हम उसे व्यापार अवरोध कहते हैं, और फिर सरकार क्या करती है, इन अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाती है। तो लिखेंगे सरकारों द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमारा जो पहला खंड है जिसे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, ये खत्म हो गया। तो आप जब भी प्रश्न का सवाल जवाब लिखिएगा आप खंड करके लिखिएगा, या तो आप लिखिएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये वाला जो चीज है जिसे मैं ब्रैकेट में कर रहा हूँ इसे सेम टू सेम लिख करके लिखिएगा कि मैं इस प्रश्न का क्या लिख रहा हूँ, उत्तर लिख रहा हूँ। यानी आप लिखिएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर। और अभी ये चूंकि खत्म हो गया तो अभी शुरू हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न, तो आप लिखिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। ओके, ऐसा आप लिख लीजिएगा यहाँ पर जब आप एग्जाम में लिखिएगा, जहाँ पर मैंने खंड ख लिखा हुआ है। ये जितने भी खंड ख है ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और इन सवालों का जवाब हमें 50 शब्दों में क्या करना है, देना है। और इसका नंबर आपको मिलेगा 3 नंबर मिलेगा, यानी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ज्यादातर कोशिश कीजिएगा 50 शब्द में लिखने के लिए, या तो आप इसे 3 पॉइंट में लिखना कोशिश कीजिएगा, क्योंकि साफ साफ ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आइए अब पहला सवाल पढ़ते हैं। 1929 ईस्वी की महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर साफ साफ सिर्फ यह पूछा गया कि बंगाल में क्या प्रभाव पड़ा था, और वह भी पटसन पैदा करने वाले। पटसन को हम लोग जूट भी कहते हैं और आम बोलचाल में इसे कुदरूम कहते हैं। पटसन से सौन बनता है, जूट का बोरा बनता है, जूट का बोरा आप देखे ही होंगे, और साथ ही साथ जूट से बनी हुई वस्तु बनती है। मुख्य रूप से सौन से रस्सी वगैरह बनाई जाती है। तो क्या बंगाल पर पड़ा था प्रभाव, आइए देखते हैं। 1929 ईस्वी की महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वालों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला प्रभाव है कि काश्तकार जो है, यानी कि जो किसान होते हैं, वह बेहतर आमदनी के लिए कर्ज लिए थे। ओके, तो उन्होंने कर्ज लिया और कर्ज लेके क्या उपजाया, पटसन उपजाया। और हम सभी जानते हैं 1929 ईस्वी में महामंदी के चलते पटसन तो बिका नहीं, तो उनका सही मोल नहीं मिल पाया, यानी कि सही दाम नहीं मिलने के कारण उनकी हालत जो है वह खराब हो गई। वो कर्ज में डूब गए और अपने खर्चे को पूरा करने के चक्कर में उनकी जो बचत वाली आमदनी थी वह भी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब उन्होंने क्या कर दिया, अपनी जमीन को सूदखोरों को दे दिया। सूदखोर कौन होते हैं, जो सूद लेते हैं, यानी कि पैसे आपको मुहैया कराते हैं और उसके बदले में क्या देते हैं, आपको सूद देते हैं। सूदखोरों को जमीन दे दिया और इनके पास गिरवी पड़ गई, और धीरे धीरे जब इन्हें पैसा नहीं चुका पाया तो ये इन जमीनों को जब्त कर लिए, और साथ ही साथ गहने और जेवर भी इनके क्या हो गए, बिक गए। तो इस प्रकार से 1929 के आर्थिक महामंदी का जो बंगाल है उस पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। न केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। इस सवाल को अलग तरीके से भी परोसा जा सकता है कि आर्थिक महामंदी का बंगाल क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आपको यही लिखना, पटसन नहीं भी लिखेगा तब भी यही प्रभाव पड़ा था बंगाल क्षेत्र पे। अगला सवाल हम लोग लिखते हैं। अगला सवाल है कि 19वीं सदी
19वीं सदी कब से कब तक होता है? 1800 से लेकर के 1900 तक जो समय है उसे हम 19वीं शताब्दी कहते हैं। इसके बीच का समय को क्या कहते हैं? 19वीं सदी कहते हैं। तो 19वीं सदी के यूरोप में उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करवाने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। क्यों? देखिए, ये सवाल क्यों इम्पोर्टेंट है, इस सवाल को पहले समझिए। पूरी दुनिया में फैक्ट्री, मशीन, उद्योग ये कब आ गया था? ये 18वीं शताब्दी में आ चुका था। यानी 18वीं शताब्दी में ही पूरी दुनिया में आया था औद्योगिकरण। क्या आ गया था? औद्योगिकरण। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में दुनिया में औद्योगिकरण आ गया, यानी कि दुनिया पूरी तरह से उद्योग हो चुका है, यानी सभी जगह फैक्ट्री लग चुका है, मशीन लग चुका है। अब समय, इसके बाद का समय आता है 18वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी का समय आता है। लेकिन अब भी 19वीं शताब्दी में भी यूरोप के कुछ ऐसे उद्योगपति थे, वो मशीन से नहीं बल्कि हाथ से सामान बनवा रहे थे। तो अब सवाल वाजिब है कि ऐसा क्यों भाई, क्या कारण था कि उन्होंने मशीन के छोड़ करके हाथ से सामान बनवा रहे थे? तो इसका जवाब लिखते हैं, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति जो थे वो मशीनों के बजाय हाथ से काम करवाने वाले या करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देखते हैं। प्राथमिकता को इंग्लिश में प्रायोरिटी कहते हैं। प्रायोरिटी का मतलब पहले उन्हें ही देना, यानी कि पहले हाथ से बने हुए वस्तुओं को वो ज़्यादा महत्व देते थे और मशीन से बने हुए वस्तुओं को कम महत्व देते थे। ऐसा करने का क्या कारण था? तो ऐसे करने के पीछे उनके अनेक कारण थे। तो आइए 3 पॉइंट हम लोग लिखते हैं, जैसा कि हमारा यहाँ 3 नंबर का ही सवाल है। पहला पॉइंट है कि कुछ उद्योगपति बड़ी मशीनों पर भारी खर्च करने से डरते थे। उन्हें लगता, देखिए शुरू में ही दुनिया में मशीन आया है और शुरू में कोई भी इसे खरीदना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये बड़ी मशीनें खर्चीली होती थी। और आप सोचिए कि टेक्नोलॉजी उतना ज़्यादा दुनिया में नहीं आया है, और एक बार अगर मशीन खराब हो गया तो जहाँ से मशीन बना है वहाँ से कोई इंजीनियर आएगा तभी इस मशीन को ठीक कर सकता है, और वो इंजीनियर इससे ज़्यादा जो है पैसे की मांग करेगा इसे ठीक करने, रिपेयर करने के बदले में। तो इससे बहुत सारे जो उद्योगपति थे यानी फैक्ट्री के मालिक थे वो डरते थे। बहुत से ऐसे उद्योग थे जहां श्रमिकों की संख्या घटती बढ़ती रहती थी, जिसमें मौसम के अनुसार काम होता था। जैसे आप कपड़ा उद्योग में ऊन उद्योग का ले लीजिए, उसमें ठंडी का मौसम आएगा तो ज़्यादा हो जाएगा और गर्मी के मौसम में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ठंडी के मौसम में क्या होता है, ऊन की डिमांड बढ़ जाती है। अब ऐसे में मशीन लगाने से कोई फायदा उन लोग को लगता था नहीं होगा, और इसीलिए वो क्या करते थे, मजदूरों पर ही डिपेंड रहते थे। अब कुछ वस्तुओं में लोग खास डिजाइन की मांग करते थे। अब ये खास डिजाइन जो था उस समय मशीनों से बनाना संभव नहीं था, जिन्हें मशीनों पर बनाना महंगा भी पड़ता था और कठिन भी होता था। तो इसीलिए वो क्या चाहते थे कि इसे हाथ से आसानी से और जल्दी बनाया जाए, और इसीलिए वो हाथ से बनी हुई वस्तुओं को ज़्यादा महत्व देते थे। साथ ही साथ कुछ उच्च वर्ग के लोग, कुलीन और पूंजीपति वर्ग के लोग हाथों से बनी हुई वस्तुओं को अच्छा मानते थे, पसंद करते थे, और इसीलिए वो क्या करते थे, इन्हें ज़्यादा पसंद करते थे, और इसीलिए उद्योगपति इन्हीं वस्तुओं पर ज़्यादा ध्यान देते थे जो हाथ से बना हो। और यही कारण है कि 19वीं सदी में जो उद्योगपति थे वह मशीनों को छोड़ करके हाथों से बनी हुई वस्तुओं पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। अब आइए अगले सवाल को पढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि पवन ऊर्जा पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो टिप्पणी लिखने का मतलब होता है उसके बारे में चर्चा करना है, उसके विषय में कुछ बातें आप लिखिए। सबसे पहले जो पवन ऊर्जा होता है क्या है? पवन का मतलब होता है हवा। तो कहेंगे कि बहती हुई वायु यानी हवा से उत्पन्न की गई ऊर्जा को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा को वायु की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा तथा फिर उसे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यानी पवन ऊर्जा में काम क्या होता है, पवन ऊर्जा को किस में बदला जाता है? पवन ऊर्जा वायु की गतिज ऊर्जा है, और इस गतिज ऊर्जा को किस में बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा में। यानी कि हवा जो बह रही है, इस बहती हुई हवा को पंखा में डाला जाता है, और पंखा क्या कर रहा है, ये एक यांत्रिक ऊर्जा है। ठीक है, पंखा अगर घूमेगा तो वह कौन सी ऊर्जा बनाएगी? यांत्रिक ऊर्जा। और इस यांत्रिक ऊर्जा को एक डायनमो लगाया जाता है इसके पीछे, और इस डायनमो को घुमाया जाता है, और डायनमो क्या करता है, उस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप क्लास 10th का साइंस पढ़े हैं जिसमें हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, तो उसमें आपको ये चीज़ बेहतर एक्सप्लेन किया गया होगा। अब आइए इसके कुछ महत्व को देख लेते हैं। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी इसे हम फिर से नया बना सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, ये मुफ्त में उपलब्ध है, यानी ये फ्री में है, हर जगह जहां हवा है वहां पर पूरी तरह से मुफ्त में है। और ये खुली मात्रा में मतलब कि ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाला है, ऐसा संसाधन है।
दूसरा है ये प्रदूषण रहित है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये प्रदूषण रहित ऊर्जा है, इससे बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता है। तो हमने देखा ये पवन ऊर्जा पर टिप्पणी। ओके, तो 3 नंबर के सवाल में ज्यादा शब्द नहीं लिखते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या है। एक चीज तो आप ये समझ लीजिए, राजनीतिक दल के कार्य और जो महत्व होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कुछ कुछ समानताएं होती है, तो आप कार्य में महत्व मत लिख दीजिएगा। तो आइए देखते हैं राजनीतिक दल के कार्य मतलब वो क्या काम करते हैं, और महत्व का मतलब होता है कि उनके बिना क्या क्या काम नहीं हो सकता है। हालांकि दोनों में ही कार्य के विषय में ही लिखना, लेकिन लिखावट थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। कार्य लिखते हैं, सबसे पहला है कि चुनाव लड़ना इनका काम है, और साथ ही साथ सत्ता हासिल करना राजनीतिक दल का काम है। सत्ता हासिल करने का मतलब होता है सरकार बनाना। समाज में विद्यमान विभिन्न हित को इकट्ठा करना, हित का मतलब होता है जरूरतों, यानी जो अलग अलग लोग हैं उनकी क्या जरूरतें हैं। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूं कि मुझे ये जरूरत है कि मेरे घर के दरवाजे पर एक चापाकल होना चाहिए, सार्वजनिक चापाकल, जिसमें हमारे आसपास के सभी लोग पानी पी सके, तो ये मेरा हित है। इसी प्रकार से सभी जगह जाते हैं और सभी के हित को इकट्ठा करना तथा उन्हें पूर्ण होने के लिए विधानमंडल के अंदर व बाहर प्रयास करवाना, ये किनका काम है, ये राजनीतिक दल का काम है। पूर्ण करना या पूर्ण होने के लिए विधानमंडल में प्रयास करना भी इनका काम है। अगला है कि राजनीतिक दल जो है वह शासक व शक्तियों के बीच पुल का कार्य करते हैं। शासक मतलब क्या होता है, शासक मतलब होता है शासन करने वाले, और जो शक्ति होता है उनके बीच में ये पुल का काम करते हैं। कभी भी शासक जो है शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। नीति निर्माण, नीति कुछ नहीं होता, नियम कानून, ये सारा निर्माण राजनीतिक दल ही करते हैं। जनता को जागरूक करना, समाज को एक करना, समाजीकरण करना, ये सब भी राजनीतिक दल के काम है। राजनीतिक दल जो है सत्ता प्राप्त करते हैं और सरकार बनाते हैं, ये भी किनका काम है, राजनीतिक दल का ही कार्य है। तो ये था राजनीतिक दल के कुछ प्रमुख कार्य और यही हमें लिखना था। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है जरा देख लेते हैं। ओके, थोड़ा जो पेज थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि सवाल आपको पूरा स्क्रीन पे दिखाई दे। ओके, सवाल हमारे सामने है, सूचना का जो अधिकार है ये क्या है, लोकतंत्र का रखवाला है। तो ये रखवाला लोकतंत्र को रखवाली करता है। कैसे रखवाली करता है, तो आइए इस सवाल का देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, सूचना का अधिकार जो है ये हमें 2005 से मिला, तो हम लिखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार मिल गया कि विभिन्न समस्याओं के समाधान की दिशा में सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त करें। यानी कि वो क्या कर सकते हैं, इनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि सरकार क्या कार्य कर रही है, नहीं कर रही है, हमारी समस्या का समाधान कर रही है कि नहीं कर रही है। ये किस में आता है, सूचना के अधिकार में आता है। अब साथ ही साथ उससे संबंधित निर्णय की प्रक्रिया, कार्य की प्रगति और किसी भी अभिलेख की मांग कर सकते हैं। यानी कि वह काम कौन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारी जानकारी हम मांग सकते हैं। सरकारी अधिकारी के लिए मांगी गई सूचना उपलब्ध कराना उसका कानूनी उत्तरदायित्व बन गया है। ये सरकारी अधिकारी का ये उत्तरदायित्व है कि वो इस काम को पूरा करे। ऐसा नहीं कि हमने उससे सवाल जवाब किया और वो हमें जवाब नहीं दी। इससे क्या होता है, गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब होता है चुपके चुपके से काम करना। इससे ये पता चलता है कि सरकार कोई काम चुपके चुपके नहीं कर रही है, सरकार सारा काम हमें बता के काम कर रही है। और ये सारा चीज किससे पता चला, ये सिर्फ और सिर्फ जो है सूचना के अधिकार से ही संभव हो पाया, और इसीलिए हम इसे लोकतंत्र का क्या कहते हैं, रखवाला कहते हैं। और इससे प्रशासन में पारदर्शिता आती है। पारदर्शिता का मतलब होता है पारदर्शी पदार्थ का मतलब होता है आर पार देखा जा सकना। तो हम प्रशासन के इस पार भी जानते हैं क्या हो रहा है और प्रशासन के अंदर क्या हो रहा है, ये भी जानकारी हमें मिल जाता है। इसीलिए सूचना के अधिकार को हम क्या कहते हैं, सूचना के अधिकार को हम लोकतंत्र का रखवाला कहते हैं। आप गौर किए होंगे कि मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ब्रैकेट बनाया हुआ है। तो इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, ओके, मैं पहले थोड़ा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये ब्रैकेट का अर्थ ये है कि आप यहाँ तक के बातों को, अगर आपको ये सवाल का जवाब बड़ा लगता है तो यहाँ से यहाँ तक के बात को हटा भी सकते हैं, क्योंकि इससे ये वाला नहीं भी लिखिएगा तब भी आपका आंसर का जो है शब्द भी पूरा हो जाएगा और जो आंसर में हमें कहना चाहिए वो हम कह भी देंगे। तो अगर आपको आंसर थोड़ा बड़ा लगता है तो ये वाला वाक्य है, आप इसे बीच से क्या करके हटा करके लिख सकते हैं।
जैसा कि मैं आपको पहले से ही बोलता हूं कि जब भी आप मेरा वीडियो देखिए तो प्लीज़ आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और साथ ही साथ कॉपी में इसे लिखते चलिएगा। ठीक है, एक बार आप पहले मेरा आंसर सुन लीजिएगा, फिर आप इसे आसानी से कॉपी में लिखते चलिएगा। इससे होता है कि मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं, ताकि कोई शब्द ऐसा हो जो मेरा लिखावट आप नहीं पढ़ पाएँ तो आप सुन के उस जो शब्द है उसे लिख सकते हैं। तो प्लीज़ आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और ताकि आप इसे लिख सके। वैसे सेट 1 और सेट 2 में मैंने ये बात बोला था, इसलिए सेट 3 में मैंने बिना समय गवाए आपके लिए आगे बढ़ गए थे। तो ये सवाल तो जवाब हो गया। अब आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। हमारे सामने अगला सवाल है कि बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है, यानी बैंकों के पास पैसा कहाँ से आता है। यह भी हमें 50 शब्दों में ही इसका आंसर लिखना है। तो देखिए, बैंक क्या करता है, अपने यहाँ जमा राशि पर, यानी जो भी व्यक्ति उनके पास पैसा जमा करता है उसे हम जमा राशि कहते हैं, उस पर जो ब्याज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मैंने बैंक में कुछ रुपए जमा किए, ठीक है, और इस पर मुझे 12% का ब्याज मिला, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, 12% का ब्याज क्या हुआ, मुझे मिला। वह उससे अधिक ब्याज दिए गए ऋण पर लेते हैं, यानी मैंने तो बैंक में पैसा जमा कर दिया, अब अगर बैंक ये पैसा किसी को ऋण देता है, ऋण का मतलब होता है लोन, तो अगर ये लोन देता है तो उससे 12% नहीं, उससे कहीं ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल के लिए 15% का ब्याज लेता है। तो आप देखिए, इन्होंने 15% ब्याज लिया और इन्होंने 3% रख लिया और 12% हमें क्या कर दिया, दे दिया। तो ये जो 3% है ये बैंक के पास रह गया। तो हम लिखेंगे कर्जदारों से लिए गए ब्याज तथा जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज में जो अंतर होता है वही बैंक के आय का प्रमुख स्रोत है। तो ये बैंक के आय के स्रोत भी से हम पढ़ गए। अगला सवाल है 14 नंबर का, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में किस प्रकार सहायता पहुंचाती है, किन्हीं 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख करें। तो आपको बताना है कि ये जो वैश्वीकरण ये सब जो है वो व्यापार और निवेश की नीतियां हैं, और इससे क्या होता है, इससे वैश्वीकरण में थोड़ा मदद मिलता है। कैसे, तो आइए सवाल का जवाब देते हैं। तो देखिए, व्यापार और निवेश 2 नीति है, व्यापार की नीति और दूसरा है निवेश की नीति। इन दोनों ही नीतियों में उदारीकरण भी सवाल हमारे पास आया था, जिसको हम समझा चुके हैं। इससे वैश्वीकरण बढ़िया होता है। तो पहला देखिए, अगर हम उदारीकरण कर देंगे तो वस्तुओं का आयात और निर्यात सुगमता से किया जा सकता है, कहीं पर रोक नहीं होगा, कोई भी वस्तु एक देश से दूसरे देश आसानी से आ सकेगा, जा सकेगा। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा सुगमता होती है। दूसरा, विदेशी कंपनियां भी अपने कार्यालय और कारखाने क्या कर सकेगी, खोल सकेगी। तो इससे भी क्या होता है, आसानी हो जाता है। साथ ही साथ व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिल जाती है, यानी वो स्वतंत्र हो जाते हैं किसी भी निर्णय को लेने में। उसे पता है कि भारत में प्रतिबंध तो लगाएगा ना, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 200 करोड़ 300 करोड़ 1000 करोड़ का फैक्ट्री खोल देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सैमसंग ने अपने सबसे बड़ी फैक्ट्री कहाँ पर लगाया, उत्तर प्रदेश में लगाया। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का अवरोध लगने वाला नहीं है, क्योंकि हमने उदारीकरण को क्या कर लिया है, अपना लिया। तो इसलिए जो व्यवसायी होते हैं मुक्त रूप से यहाँ पर फैक्ट्रियाँ खोलते हैं और इसके बदले में हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलता है, हम उनके टेक्नोलॉजी को सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरह से वो क्या आयात करे, वो क्या निर्यात करे, इस पर कोई रोक नहीं होता है। कुछ भी वो ला सकते हैं, हमारे देश में बेच सकते हैं, जो गैर कानूनी नहीं हो। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण प्रक्रिया में व्यापार और निवेश की नीतियां बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला सवाल है हमारे सामने कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशम कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया था। तो बुनकर आपको पता ही है, बुनकर का मतलब होता है कपड़ा बुनने वाले, और भारतीय बुनकर का मतलब होता है भारत के कपड़े, भारत के बुनकर। और ईस्ट इंडिया कंपनी तो आपको पता है, ब्रिटेन से आई हुई कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की। अच्छा, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर में पहुंच चुके हैं, और ये जो सवाल का जवाब है आप इसे 100 शब्दों में देना है, और इसके लिए आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो ज़्यादातर आप कोशिश कीजिएगा 5 पॉइंट लिखिएगा, और साथ ही साथ आप इसमें यहाँ पर लिख दीजिएगा कि मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिख रहा हूँ। ऐसे लिखिएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर।
ओके। और अगर क्वेश्चन में खंड दिया रहेगा या पार्ट दिया रहेगा तो आप वो लिख सकते हैं, सेक्शन दिया रहता है तो खंड ये कितना हो जाएगा सी, क्योंकि अभी तक ए और बी लिखे हैं और ये तीसरा खंड है और ये कितने नंबर के लिए है, 5 नंबर के लिए। चलिए तो 100 शब्दों में इसका जवाब देना है। पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं गुमास्ता की नियुक्ति। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों के लिए, ताकि बुनकरों पर वो निगरानी रख सके, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं निगरानी रख के नियमित आपूर्ति किया जा सके, इसके लिए उन्होंने क्या किया, गुमास्ता नियुक्त कर दिया। तो गुमास्ता का क्या काम था ये देख लेते हैं। तो कपड़ा व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए, एकाधिकार का मतलब होता है केवल एक व्यक्ति का अधिकार, ऐसा कौन चाहता था, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उन्होंने क्या कर दिया, बिचौलिए को समाप्त कर दिया। बिचौलिया कौन होता है, ये बुनकर है। बुनकर पहले क्या करेगा, ये व्यापारी को बेचेगा, व्यापारी किसको बेचेगा, थोक व्यापारी को बेचेगा, थोक व्यापारी किसको बेचेगा, कंपनी को बेचेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीच में दो आदमी आया, इसको खत्म कर दिया, इसे बिचौलिया कहते हैं। तो बिचौलिया को खत्म करना एवं बुनकरों पर सीधा नियंत्रण रखना चाहता था और इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, गुमास्ता को नियुक्त किया। गुमास्ता का क्या काम था, इनका काम था बुनकरों पर नियंत्रण रखना। नियंत्रण रखने का मतलब होता है कि जिस बुनकर से उसका संबंध है वो बुनकर अपना बुना हुआ कपड़ा किसी दूसरे आदमी को नहीं बेच सके। साथ ही साथ वो क्या करते थे, उनसे कपड़े इकट्ठा करते थे। गुमास्ता बुनकरों से कपड़ा ले लेते थे, बुने गए वस्त्रों की गुणवत्ता की जांच करते थे, वो अच्छी क्वालिटी की है या नहीं है। ये सारा काम किसका था, गुमास्ता का था। अब एक और काम करती थी कंपनी और वह है बुनकरों को पेशगी देना। तो ये पेशगी की व्यवस्था क्या होता है, देखिए, बुनकरों से स्वयं तैयार सामान प्राप्त करने के लिए कंपनी ने उन्हें अग्रिम का मतलब होता है कपड़ा लेने से पहले ही पैसा देना, अग्रिम राशि या इसे हम कहते हैं पेशगी, ये देने की नीति को क्या कर लिया, अपना लिया। तो इससे क्या होता है, देखिए, अग्रिम प्राप्त बुनकर अब सिर्फ कंपनी के अतिरिक्त अन्य कंपनी या व्यापारी को नहीं बेच सकता। यानी जिन जिन व्यक्तियों ने अग्रिम राशि ले लिया पहले से, तो अब वो बंध चुके हैं कि अब उसे अगर बुना हुआ कपड़ा किसी को बेचना है तो वह सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच सकते हैं और किसी को नहीं बेच सकते हैं। वह अपना माल कंपनी के अतिरिक्त अन्य किसी भी कंपनी या व्यापारी को नहीं बेच सकते। साफ साफ इसमें यह भी लिखा गया। अग्रिम राशि और कर्ज से कपड़ा तैयार कर बुनकरों को माल गुमास्ता को सौंपना पड़ता था। तो इस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उन्होंने क्या किया, दो व्यवस्था किया था। सबसे पहला उन्होंने गुमास्ता को नियुक्त किए थे और दूसरा जो काम किया था वह है पेशगी देना, ठीक है। तो ये दो काम करके द ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। अगला सवाल है कि किन कारणों से लोकतंत्र को अन्य शासन से बेहतर शासन बताया गया है। तो देखते हैं कि लोकतंत्र में ऐसा क्या है कि ये बाकी सभी शासन व्यवस्था से बेहतर है और देश के सभी लोग या दुनिया के अधिकतर देशों में आज लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाया जाता है। तो देखिए, लोकतंत्र जो है वो अन्य शासन से बहुत ही बेहतर शासन है, क्योंकि सबसे पहला कारण, यहाँ पर लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त है, यानी सभी लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। आज भी अभी भी कुछ ऐसे देश है जिसे हाल फिलहाल में वोट देने का अधिकार मिला। तो यहाँ पर लिखेंगे कोई भी नागरिक किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी सामाजिक समूह का हो, चाहे वो आर्थिक रूप से अमीर हो या गरीब हो, शिक्षा के स्तर से, शैक्षणिक पृष्ठभूमि से हो या ना हो, उन सभी को या सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। यहाँ पर एक और चीज छूट गया था, किसी भी जाति, धर्म या लिंग, ठीक है, तो इसके आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। अरब देश में क्या होता है, जैसे कि सऊदी अरब की बात करते हैं, यहाँ पर लिंग के आधार पर जो पुल्लिंग है यानी पुरुष को वोट देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन स्त्री को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। स्त्री को वोट देने का अधिकार हाल ही में मिला गया। तो आप देख सकते हैं, इसलिए लोकतंत्र को क्या माना जाता है, बेहतर माना जाता है। अगला है कि कोई भी नागरिक किसी भी योग्य पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। योग्य पद का मतलब होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं अगर चाहूं प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो क्या मैं इस पद के लिए योग्य हूं, क्या नहीं हूं। इसके लिए भी एक आयु सीमा होता है और इसके लिए भी कुछ प्रोसेस होता है कि आप कम से कम जो है इससे पहले थोड़ा किसी दूसरे चुनाव में लड़े हो, तो ये सारे नियम कानून मुझे पालन करने होंगे, तो मैं इसके लिए योग्य नहीं हूँ। अगर कोई नागरिक योग्य है तो वह क्या बन सकता है, वह चुनाव लड़ सकता है और वह भी शासन कर सकता है। अगला सवाल है कि लोकतांत्रिक सरकार में, अगला पॉइंट है, सरकार में लोग अपने शासकों को स्वयं चुनते हैं और उन्हें निर्णय लेने का अधिकार देते हैं। दूसरा है, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी अखबार में छाप सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा।
और साथ ही साथ लोगों को मौलिक अधिकार मिलता है, यानी कि उन्हें 5-6 तरह का अधिकार मिलता है और उन अधिकारों का वो प्रयोग करते हैं। ओके, अगला है कि संसद एक अलग अंग है और इसे सेना कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी कि जो सेना है वह कभी भी हमारे देश पर कब्जा करने की नहीं सोचता है, क्योंकि यहाँ पर जो संसद है वह एक अलग क्या है, अंग है, सेना से इसे कोई लेना देना नहीं। तो ये हो गया कि लोकतंत्र क्यों दूसरा शासन व्यवस्था से बेहतर है। अगला सवाल है कि मुद्रा जो है वह आवश्यकता के दोहरे संयोग को किस प्रकार सुलझाती है, आपको बताना है और साथ ही साथ आपको एक उदाहरण भी देना है। तो देखिए, सबसे पहले दोहरा संयोग क्या होता है, पहले ये देखिए। जब हम क्या करते हैं, वस्तु विनिमय करते हैं। वस्तु विनिमय का मतलब होता है एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना या देना, इसमें मुद्रा का कोई प्रयोग नहीं होता है। तो अगर दो व्यक्ति की पारंपरिक आवश्यकताओं में असमानता हो जाती है, यानी मेरे पास मान लेते हैं चीनी है और मैं चीनी के बदले में चना चाहता हूँ, चना भी मौजूद है और चीनी भी मौजूद है, लेकिन जिसे मैं चना दे रहा हूँ वो चना नहीं लेना चाहता है, और मेरे पास चीनी है ना, तो जिसे मैं चीनी दे रहा हूँ वो बोलता है मुझे चीनी चाहिए ही नहीं, मैं आपको चना क्यों दूँ, मुझे चीनी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए गुड़। तो आप बताइए, यहाँ पर तो चना मौजूद था लेकिन मैं चीनी के बदले में चना ले पाया क्या? नहीं। तो ये असमानता हो गया, क्योंकि जो चना बेच रहा था उसको चीनी नहीं बल्कि क्या चाहिए था, गुड़ चाहिए था। तो इसे हम कहते हैं आवश्यकता का दोहरा संयोग। ठीक है, तो ये हम समझ आ गया आवश्यकता का दोहरा संयोग किसे कहते हैं। अब मुद्रा क्या करता है, मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम बन जाता है। विनिमय का माध्यम का मतलब मैंने चना बाजार में बेच दिया और चना के बदले मैंने पैसे या रुपया ले लिया, और इस पैसे से अब मैं चना खरीद सकता हूँ, और जिससे मैंने चना खरीदा उसके बदले में उसे पैसा दे दिया, और फिर वो उस पैसे के बदले में गुड़ खरीद सकता है, और जिस व्यक्ति से गुड़ खरीदा वह इस पैसे से अपने लिए अपनी आवश्यकता की कोई भी वस्तु खरीद सकता है। तो इस प्रकार से मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम बन जाता है और आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या को सुलझा देता है। अब इसे उदाहरण भी लिखना होगा हमें, तो आइए आपके लिए एक उदाहरण लिख देते हैं और उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। माना कि एक जूता निर्माता जूता के बदले में गेहूं चाहता है, तो जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रह जाता है कि वह एक ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते खरीदे बल्कि साथ ही साथ उसके गेहूं भी बेचे। उसे केवल अपने जूते के खरीदार को ढूंढना है, और एक बार जूते किस में बदल गया, मुद्रा में बदल गया, तो वह बाजार में गेहूं या अन्य कोई भी वस्तु क्या खरीद सकता है, खरीद सकता है। ये एक सिंपल उदाहरण है जिसमें मुद्रा की जो है मध्यस्थता का काम का पता चलता है। अगला सवाल है कि भारत में गन्ना उत्पादन राज्य का नाम लिखना है और इसके लिए क्या भौगोलिक स्थिति है इसका वर्णन करना है। तो सबसे पहले राज्य का नाम लिखते हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में गन्ने उगाए जाते हैं। इसके अलावा भी अन्य राज्य में उगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक बड़े स्तर पर प्रमुख रूप में इन फसलों को उगाया जाता है। अब इसके लिए क्या भौगोलिक परिस्थितियां, यानी कि इसे कहाँ पर उगाया जा सकता है। तो सबसे पहले तापमान 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या तो 27 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में टेम्परेचर रहेगा तो वहाँ उगाया जा सकता है। वर्षा की बात करें तो 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा में उगाया जा सकता है। इसके लिए उष्ण का मतलब हल्का गर्म और आर्द्र का मतलब हल्का नम वाला जो जलवायु है वो बेहतर माना जाता है और इसी समय से बोया जाता है। मिट्टी की बात करें तो इसे अनेक प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, इसके लिए कोई निश्चित नहीं है कि इसी मिट्टी में उगेगा। खेत की तैयारी करने के लिए क्या करते हैं, गन्ना जो है वह बहुवर्षीय फसल है। बहुवर्षीय का मतलब इसे वर्ष के ज्यादातर किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है, हालांकि पानी वर्षा अगर अधिक होगा तो उसको कंट्रोल करके। तो इसके लिए खेती जो है वह गहरी जुताई कर जाते हैं, अधिक गहराई तक जुताई करते हैं और मिट्टी जो है वह हल्की भुरभुरी होनी चाहिए, तो क्या होगा इस खेत में इसको उगाया जा सकता है। अब भारत के मुख्य रूप से भारत की अगर बात करें तो फरवरी और मार्च में मुख्य रूप से इसे बोया जाता है और अक्टूबर से नवंबर के माह में इसे काट लिया जाता है। तो इसमें एक लंबा समय अंतराल आप देख सकते हैं, फरवरी और मार्च में ही बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में क्या किया जाता है, काटा जाता है। तो यह था गन्ने की फसल के विषय में और यहाँ पर ही अपना मॉडल सेट का जो सॉल्यूशन है वह खत्म होता है। जैसा कि मैंने आपको बोल चुका हूँ कि इसमें एक और सवाल है जो मैप से जुड़ा हुआ है और मैप में एक बार में ही सारे मैप के सवाल ले लूँगा और आपको एक बार के मैप में सारे के सारे मैप जब आएगा तो उसमें क्या करेंगे, समझाते चलेंगे। तो ये था आपको मेरे द्वारा लिखा गया हाथ से नोट्स का क्वेश्चन आंसर
उम्मीद है आपको ये पूरा जो वीडियो है वो बेहतर समझ में आया होगा। मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है आप सबों के लिए, और शब्दों को भी ध्यान में रखें कि किसी सवाल में शब्द ज़्यादा नहीं हो जाए। और क्वेश्चंस को शब्द के अनुसार लिखने से होता है क्या है कि हमें ज़्यादा शब्द जो है याद नहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और कम ही शब्दों में क्वेश्चंस का आंसर हमें याद हो जाता है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, मैं इस पूरे वीडियो का कोई भी PDF आपको अवेलेबल नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इन सभी सवालों का जवाब यहां से देखें और कॉपी और पेन की मदद से आप अपना कॉपी में लिख लें, ताकि एक बार लिखते समय भी आप पढ़ लें और साथ ही साथ आप एक दो बार वीडियो को सुने तो उसमें भी आपको एक दो सवाल याद हो जाए, छोटे छोटे सवाल। और साथ ही साथ अगर आपका कॉपी में रहेगा तो आप इजीली तरीके से उसे याद कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप कॉपी पेन लेके आइए और इसे लिखिए बैठ करके। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो बेहतर समझ में आएगा। प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही मेरे चैनल से बने रहिए। और आपका कोई रिक्वेस्ट है किसी विशेष टॉपिक को लेकर तो उसे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप इसे बेहतर समझ सकें। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।